Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we are going to learn about pregnancy concerns. These are weight gain considerations and other factors in pregnancy. So weight gain considerations इनमें जो वेट होता है वुमेन का वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो जितना जितना वेट इंक्रीज़ करेगा उतना ही हमें न्यूट्रिशन चाहिए होती है। तो जो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन है वो तकरीबन हमारी 40 वीक्स होती है। तो और वो मेजर होती है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के फर्स्ट डेट से लेकर आगे जितने भी आपके पूरे 9 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो assessment of duration of pregnancy as weeks from conception is correctly termed gestational age। तो प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन है, ठीक है, कंसेप्शन से स्टार्ट होती है, ठीक। तो कंसेप्शन से लेकर डिलीवरी तक उस पूरी के पूरे टाइम पीरियड को हम गेस्टेशनल एज कहते हैं, ठीक है। तो जो करंट रिकमेंडेशंस हैं वेट गेन की प्रेगनेंसी में, मतलब कि प्रेग्नेंट वुमन को कितना वेट इंक्रीज़ करना चाहिए, हेल्दी वेट कितना इंक्रीज़ करना चाहिए, तो वो बेस्ड होती हैं प्राइमरीली एक हेल्दी न्यूबॉर्न की वेट की जितनी, ठीक है। जितना कि एक हेल्दी न्यूबॉर्न का वेट होता है उतना एक्स्ट्रा वेट जो है वुमेन का, और उसके साथ करंटली कुछ और ग्राम्स आपके होते हैं, ठीक है, वो लैक्टेशन के लिए। तो उनको या एक दो और पाउंड्स ऐड करके तो वो तकरीबन उतना आपका जो है वेट गेन होना चाहिए, ठीक है। तो एक हेल्दी न्यूबॉर्न का जो वेट होता है वो 7 से 10 पाउंड्स होता है, ठीक है। तो इतना जो है आपका एक्स्ट्रा वेट गेन होना चाहिए। लेकिन अगर अंडर वेट वुमेन है, ठीक है, तो फिर अंडर वेट वुमेन को और ज़्यादा वेट गेन करना पड़ेगा, ठीक है। 7 या 10 पाउंड से ज़्यादा वेट गेन करना पड़ेगा, इतना जितना कि एक हेल्दी वुमेन हो, ठीक है, और फिर एक हेल्दी न्यूबॉर्न इन्फेंट हो, इतना वेट होना चाहिए आपका आपकी एज और हाइट के हिसाब से। और फिर अगर ओवरवेट या ओबीस वुमेन है तो उनको वेट ज़्यादा गेन करने की ज़रूरत नहीं होती, उनको उल्टा जो है वेट गेन कम करना चाहिए ताकि वो और ज़्यादा मोटी ना हो जाए। तो जो नॉर्मल वेट की वुमेन होगी जिसका 18.5 to 24.9 BMI होता है, उनको 25 to 35 पाउंड्स इंक्रीज़ करना चाहिए, वेट गेन करना चाहिए, ठीक है। 25 to 35 पाउंड्स होते हैं जिनमें आ जाता है बेबी का अपना वेट भी होता है जो कि ग्रो कर रहा होता है, और साथ में वुमेन की बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, लैक्टेशनल टिश्यूज़ जो इंक्रीज़ होते हैं, और बाकी जो वेट बढ़ता है फीटस की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, वो सब इंक्लूड करके होता है, ठीक है। तो 25 to 35 पाउंड्स आपका वेट बढ़ता है और ये नॉर्मल वुमेन के लिए है, ठीक है। तो कुछ वेट जो होता है 3 to 5 पाउंड्स, अब हमें गेन किस तरह से करना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका नॉर्मल वेटेड वुमेन है तो उनका 3 to 3.5 पाउंड्स इंक्रीज होना चाहिए, अंडर वेट वुमेन है तो उनका 5 पाउंड्स इंक्रीज होना चाहिए। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतना पाउंड्स आपको इंक्रीज करना चाहिए, और फिर बाकी ट्राइमेस्टर्स में ग्रेजुअली 1 पाउंड इनका आपका इंक्रीज कंसिस्टेंटली इंक्रीज करना चाहिए। तो सेकेंड से थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका 1 पाउंड पर 1 पाउंड पर वीक इंक्रीज करना चाहिए। तो इसमें आपको तकरीबन 340 किलो कैलोरीज इंक्रीज हो जाती है आपकी एनर्जी नीड्स, और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपकी 450 किलो कैलोरीज एनर्जी नीड इंक्रीज कर जाती है। सो these are some of the weight gain considerations. Next is pregnancy food pyramid। तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 6 to 11 पोर्शंस डेली आपको ब्रेड, सीरियल, पास्ता, राइस, ठीक है, इस ग्रुप के चाहिए होते हैं। वेजिटेबल्स के 3 to 4 पोर्शंस, फ्रूट्स के 3 to 4 पोर्शंस, डेयरी 4 पोर्शंस, प्रोटीन 3 to 4 पोर्शंस, और फैट, शुगर्स और ऑयल्स सिर्फ ओकेजनली लेने चाहिए। तो these are the food guide pyramid considerations. Now comes common health problems during pregnancy। उसमें सबसे पहले आपकी आ जाती है nausea and vomiting।
तो नोज़िया वॉमिटिंग जनरली आपके अराउंड 5th वीक स्टार्ट होता है और 12th वीक में डिसअपेयर हो जाता है। तो इट्स कंसिडर्ड नॉर्मल, ये इतना नॉर्मल कंसिडर किया जाता है कि इसको प्रेगनेंसी का पार्ट ही समझा जाता है। पास्ट में नोज़िया और वॉमिटिंग को मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता था, क्योंकि ये सोचा जाता था कि सुबह उठने के बाद होता है, लेकिन ओकेजनली ऐसा नहीं होता, ये पूरे दिन में कभी भी होता है। तो अब अगर कुछ वुमेन में ये बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाता है तो उसको हम हाइपरमेसिस ग्रेविडेरियम कहते हैं, ठीक है। तो हाइपरमेसिस ग्रेविडेरियम तकरीबन 1 to 2% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन में होता है और इसमें स्वेयर नोज़िया वॉमिटिंग होता है और ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी रहता है। तो इसमें ये है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग हो तो उससे वेट लॉस हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो जाएंगे और डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो मैनेजमेंट में कुछ जो आपकी जनरल रिकमेंडेशंस हैं वो ये आती हैं कि वेट गेन आप अपना कंटिन्यू रखें, आपका वेट गेन कम नहीं होना चाहिए। जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि पूरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर में होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। सेपरेट लिक्विड्स और सॉलिड फूड इनटेक लेनी है आपने, ठीक है। मतलब कि पानी के साथ, खाने के साथ पानी ना लें, अलग अलग करके लें। वो फूड्स और वो स्मेल्स जिनसे आपका नोज़िया वॉमिटिंग ट्रिगर होता है, हर किसी में डिफरेंट होता है। नॉर्मली प्रेग्नेंट वुमेन में पत्ती की स्मेल से या कच्चे गोश्त की स्मेल से ज़्यादा ट्रिगर होता है, तो वो आप अवॉइड करें और वो फूड खाएं, वो खाने खाएं जो वेल टॉलरेटेड होते हैं। ज़्यादातर जो कॉमनली प्रेग्नेंट वुमेन में वेल टॉलरेटेड फूड्स होते हैं वो हैं हार्ड बॉइल्ड एग्स, पोटैटो चिप्स, पॉपकॉर्न्स, योगर्ट, क्रैकर्स और बाकी जितने भी हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स हैं वो नॉर्मली वुमेन खा लेती हैं। अच्छा, अब एक और चीज़, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको बता दूं, ट्राइमेस्टर का मतलब है इसको इस तरह से डिवाइड किया हुआ है 3 मंथ्स के ज़रिए से। फर्स्ट 3 मंथ्स तो उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहेंगे, फिर सेकंड 3 मंथ्स को हम सेकंड ट्राइमेस्टर कहेंगे और फिर बाद में लास्ट के 3 मंथ्स को हम थर्ड ट्राइमेस्टर कहेंगे। तो हमने इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है क्योंकि इसी तरीके से होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका सिर्फ 10% बेबी का ग्रोथ होती है और बाकी सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में 90% ग्रोथ होती है बेबी की। तो इन हिसाब से हमने ये टाइम पीरियड्स डिफाइन किए हैं और इन डिफाइन पीरियड्स के हिसाब से बेबी की ग्रोथ को भी मेजर किया जाता है, वुमेन की वेट गेन को भी मेजर किया जाता है और साथ में हम न्यूट्रिशनल कंसिडरेशंस भी इस हिसाब से देख लेते हैं। सप्लीमेंट्स टू नेक्स्ट कम्स सप्लीमेंट्स टू डिक्रीज नोज़िया एंड वॉमिटिंग। उसमें विटामिन B6 का सप्लीमेंट है, ये अगर लिया जाए तो इससे काफ़ी बेहतर हो जाता है। 4 डेज़ के लिए लिया जाए 10 mg तो काफ़ी बेहतर हो जाता है। मल्टी वाइटामिन सप्लीमेंट्स अगर आपने प्रेगनेंसी से पहले लिए हों तो अक्सर ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में नोज़िया वॉमिटिंग कम होता है और अगर आप जिंजर फूड्स लें, ठीक है, तो उससे भी काफ़ी बेहतर हो जाता है। जिंजर आप अपने खानों में डालें या स्मूदीज़ में डालें तो उससे भी काफ़ी बेहतर हो जाता है। देन कम्स हार्ट बर्न। हार्ट बर्न जो है, प्रेगनेंसी जब होती है तो प्रेगनेंसी की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स कर जाते हैं। तो क्या होता है, एसोफेगस में हमारा वॉल्व है, जब एसोफेगस एंड होती है तो वहाँ पे एक वॉल्व है, जैसे डोर होता है, वो डोर है, ठीक है, जहाँ से खाना पास करके स्टमक में आता है। तो जैसे ही खाना पास करता है वॉल्व खुलता है और फिर जब वो स्टमक में आ जाता है तो वॉल्व टाइटली बंद हो जाता है ताकि खाना वापस एसोफेगस में ना जाए। अब क्या होता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है उसमें आपकी जो एसोफेगस है उसका ये जो लोअर वाला वॉल्व होता है ना, ये लूज़ हो जाता है। तो जब ये लूज़ होता है, खाना जब आप खाते हैं तो स्टमक के कंटेंट्स वापस पुश बैक करते हैं तो वो एसोफेगस में आ जाते हैं। जब एसोफेगस में आते हैं तो स्टमक में आपको पता है HCl होता है, बाकी एसिड्स होते हैं, तो उसकी वजह से आपको हार्ट बर्न फील होता है। तो जो मैनेजमेंट है हार्ट बर्न की, उसमें इन टिप्स के ज़रिए से आपका हार्ट बर्न कम हो जाता है। वो ये है कि स्मॉल फ्री मील्स खाएं और फ्रीक्वेंटली खाएं, तो उससे हार्ट बर्न कम होगा। सोने से पहले पेट भर के ना सोएं
जब आपका खाना थोड़ा नीचे चला जाए तो आप सोएं, खाना खाते ही ना सो जाएं। वो सारे खाने आप अवॉइड करें जिनसे हार्टबर्न वर्स होता है। ये वो सारे खाने वो होते हैं जैसे स्पाइसी फूड्स हो गए, वो फूड्स जिनमें सिनेमन होती है, बहुत गर्म खाने और बहुत ज़्यादा खट्टे खाने, ठीक है, तो उनसे आपका हार्टबर्न वर्स होता है। फिर सोते हुए अगर आप अपना सर जो है, अपर बॉडी थोड़ी सी ऊपर करके अपने सर के नीचे आप थोड़े से पिलोज रख लें, ठीक है, आप अपर बॉडी और आपका सर थोड़ा सा एलिवेट हो जाए लोअर बॉडी से, तो भी आपका हार्टबर्न कम होता है। इसमें आप एंटासिड टैबलेट्स ले सकते हैं, ठीक है, जिनमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, लेकिन हार्टबर्न की पिल्स नहीं लेनी चाहिए। हाँ, प्रेगनेंसी में हार्टबर्न की पिल्स अलाउड नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है। देन कम्स कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इट्स द सेम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। जब वो रिलैक्स हो जाते हैं तो ऑब्वियसली इंटेस्टाइन्स जो हैं खाना सही तरीके से पुश नहीं करती, वो पुश नहीं करेंगी, और तो आपके जो कोलोन है, कोलोन भी आपके फूड वेस्ट पुश नहीं करेगी, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन और हेमोरॉइड्स हो जाते हैं। तो इसमें ज़रूरी ये होता है कि आप 30 ग्राम्स ऑफ डाइटरी फाइबर रोज़ाना लें। लेग्जेटिव पिल्स अलाउड नहीं हैं, दे आर नॉट रिकमेंडेड। और पानी जो है साथ में ज़्यादा पिएं, पानी आपके ज़्यादा होने चाहिए, 5 कप्स एटलीस्ट होने चाहिए, और फाइबर के सप्लीमेंट्स के साथ भी आप पानी लें। So this is it. These were your pregnancy concerns and weight gain considerations. If you have any issues or any problems, you can ask me.